Hello, friends, and welcome to the Hindu editorial analysis for 21st of November 2023। तो एडिटोरियल्स पे चलने से पहले एक बार फ्रंट पेज से देख लेते हैं कुछ खबर हैं। फर्स्ट इज गवर्नर कांट विदहोल्ड रीपास्ड बिल से सुप्रीम कोर्ट। तो जो अ, तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट था उसको जो है कोर्ट ने एग्री किया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड गवर्नर रवि द डिस्क्रिशन टू विदहोल्ड 10 बिल्स इट रीएनेक्टेड और रेफर देम टू द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल उन्होंने बोला है कि these bills have been pending since January 2020. Governor took action only after we issued notice in the matter. Why should governor want parties to move the Supreme Court to start taking steps? तो उन्होंने यही बोला है कि once they have been repassed, these bills have put in the same footing as money bills. Then you, the governor, cannot reject. और ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने उनको बोला है। तो जो फिर जो एडवोकेट थे उन्होंने ये भी बोला है कि जो फर्स्ट प्रोविजो है आर्टिकल 200 का वो ये कहता है इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउस और हाउसेज विद और विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर असेंट द गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड असेंट देयर फ्रॉम। उसके बाद जो है वो अपनी असेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकता है, ही इज बाउंड टू गिव हिज असेंट। तो ये यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट इज चाइना जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये बोला है। जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में, उस पे यहाँ पे बेसिकली बोला है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर रिचार्ड मार्शल, उन्होंने बोला है कि चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड चाइना इज आवर बिगेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायलॉग में बोला गया है। आगे देखते हैं। उत्तरकाशी में जो टनल का वर्क चल रहा था उसमें जो बेसिकली जो अ, लोग फंसे हुए 41 वर्कर्स वहां पे ट्रैप हो गए थे, उसी के रिगार्डिंग चला। तो रेस्क्यू टीम ने जो है एक 6 इंच का पाइप जो है इंस्टॉल करने में सफल हो पाई है वहां पे, और उसके थ्रू जो है वो उसको फूड वगैरह और कम्युनिकेशन वहां से हो सकता है। तो ये इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स जी को बुलाया गया, उन्होंने इंस्पेक्ट किया इस टनल को। द न्यू पाइप जो है ये हेल्प करेगा फूड आइटम्स को सेंड करने में, मेडिसिन, अदर एसेंशियल इक्विपमेंट और जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वर्कर्स तक वो पहुंचाया जाएगा ये। ठीक है ना, ये इसमें बोला गया है। बाकी देखते हैं आगे। तो बाकी चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। यस, फर्स्ट इज एंड ऑफ अ ड्रीम रन। तो यहाँ पे सबको पता ही है जो हार्ट ब्रेकिंग खबर थी वो ये कि इंडिया जो है फाइनल जो है लॉस्ट कर गई थी, और जो हमारा ड्रीम था वो ऐसे के ऐसे ही रह गया। 2 decades अपार्ट इंडिया अगेन रैन इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अ वर्ल्ड कप फाइनल एंड द रिजल्ट वाज द सेम। 2003 के एडिशन में हारे थे, उसके 20 साल बाद आज फिर से फिर आमने सामने हुए थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो फिर से जो है उसको हराया। और इसमें ऑस्ट्रेलिया की ज़रूर तारीफ़ की गई जब एलन बोर्डर ने जो वर्ल्ड कप पहली बार जब ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन में 1987 में उठाया था, तो एक नए फेज़ को जो है उन्होंने सिग्नल किया था ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेंस को। उसके बाद जो है 6 लगातार नहीं, 6 बार जो है विश्व कप विजेता बन चुके हैं। और अभी इस बार जो पैट कमिंस कैप्टन थे उन्होंने बोला था कि मतलब उन्होंने जो एक तरह से दोबारा से करके दिखाया फिर से एक बार, तो इट जस्ट रिट्रेटेड हिज नेशंस लीडिंग पोजीशन इन क्रिकेट। क्रिकेट में अभी भी लीडिंग पोजीशन पे, यही उसको दर्शाता है। इंडिया का आईसीसी जो टाइटल ड्रॉट हमने पहले ही बताया था कि 2023 के बाद एक डिकेड हो चुका है, इसके बाद कोई भी जो है मेजर आईसीसी टाइटल हम जीत नहीं पाए हैं, तो वो ड्रॉट अभी भी कंटिन्यू है। और हालांकि ये है कि 2 टीम का मैच था तो कोई सी एक तो जीतनी थी, और उस दिन बैटर टीम जो है वो जीती है। ऑस्ट्रेलिया ने ये फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग तीनों में ही अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए वो जीती भी है। तो लीप इन द डार्क नेक्स्ट है। जेवियर मिले इज लाइकली टू वर्सन अर्जेंटीना इकोनॉमिक वो। तो इलेक्शन जो हुए हैं उसमें जेवियर मिली जो है वो सेल्फ डिक्लेयर्ड एनार्को कैपिटलिस्ट हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना जो है उनको इलेक्ट किया गया है। एंड ये जो इलेक्शन इनका हुआ है इट मार्क्स द शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड द राइट इन द 4 decades ऑफ डेमोक्रेसी इन द लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो राइटिस्ट गवर्नमेंट एक तरह से आ रही है यहाँ पे, ये बताया। और अपने कैंपेन के दौरान भी जो मिस्टर मिली थे उन्होंने काफ़ी चीज़ें वो की थी। उन्होंने बोला था कि ही वांट टू फ्लैटन द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट व्हिच हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय द सेंटर लेफ्ट पेरोनिस्ट मूवमेंट फॉर डिकेड्स। और उन्होंने ये भी कहा था कि ब्लो अप करेंगे वो सेंट्रल बैंक को और रीबिल्ड करेंगे इकोनॉमी को। तो अर्जेंटीना के लीडर जो हिस्टोरिकली अगर देखें तो वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि इकोनॉमी की जो कंडीशन उसको फिक्स कर पाएँ, और लेकिन उसमें वो हमेशा फेल हुए हैं। तो अब उनके लिए भी यही चैलेंज रहने वाला है कि क्या जो है वो कर पाएँगे या नहीं। जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो लगभग 140% से ऊपर पहुँच चुकी है। हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। मोर देन 40% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में है। जो पीसो उनकी करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा
लो लेवल पे पहुंच चुकी है। और अगर वो डॉलर के इक्विवेलेंट देखें तो जो पहले डॉलर के इक्विवेलेंट थे वो अभी जो है 1000 पीसो जो है वो डॉलर के इक्विवेलेंट जाके बनते हैं। पहले 80 पीसो जो थे लगभग 2020 में, ठीक है ना, 80 पैसे एक डॉलर, इस 80 पीसो जो है वो 2020 में डॉलर के बराबर थे जब कोविड-19 आया। तो अभी जो है 1000 पीसो जो है वो 1 डॉलर के इक्विवेलेंट हुए। तो कितनी ज़्यादा कंडीशन देख सकते हैं आप, डिवैल्यूएशन कितना ज़्यादा हुआ है इसकी करेंसी का उनके कंपैरिजन में डॉलर के में वो, ठीक है ना। तो बेसिकली वो जो मिली थे उन्होंने क्या चाहते हैं वो बताया उन्होंने यहाँ पे, तो वो रिप्लेस करना चाहता है अर्जेंटीना की करेंसी को यूएस डॉलर के साथ, बैन करना चाहते हैं अबॉर्शन को और डिसमेंटल करना चाहते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को और पब्लिक एजुकेशन को जो वाउचर सिस्टम की तरफ मूव कराना चाहते हैं। ये बेसिकली 4 चेंजेस हैं जो वो चाहते हैं। और यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं है कि जो उनका अनटेस्टेड लिबर्टेरियनिज्म है जिसको वो कहते हैं कि वो ये लेके आएंगे, वो क्या ऑफर करने वाला है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक चैलेंज है, उनको फिक्स करने में वो क्या इस तरीके से क्या रोल रहेगा उसका, ठीक है ना। और एज ए प्रेसिडेंट जो कि एक कांस्टेंट वॉर पे भी है कंट्री के इंस्टीट्यूशंस के साथ में भी, तो वो अर्जेंटीना की डेमोक्रेसी को जरूर कमजोर करते हुए दिखाई देंगे और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हो सकता है वो वर्सन भी हो जाए, ठीक है ना। टेस्टिंग टाइम्स आगे रहेंगे बिल्कुल। साउथ अमेरिका ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो ये अर्जेंटीना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ब्राज़ील के बाद ये आती है अर्जेंटीना, ठीक है। लार्जेस्ट जो एक कंट्री है दैट इज़ ब्राज़ील, उसके बाद जो है साउथ अमेरिका की आती है अर्जेंटीना, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। आगे देखते हैं मार्किंग सेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट चैलेंज। तो वहाँ पे ये बहस काफ़ी टाइम से चल रही है। जो एन.आर. नारायण मूर्ति जी थे, उनका जो कमेंट था कि 70 आवर्स वर्क जो है वीक प्रपोजल उन्होंने दिया था, उस पे यानी कई आर्टिकल्स हम देख चुके हैं, आज फिर से एक आया है। तो जो ऑथर हैं वो यहाँ पे पुलाप्रे बालाकृष्णन जी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि इट इज़ इंडीड करेक्ट दैट दीज़ कंट्रीज़ हैड ए मिरेकुलस राइज़। उन्होंने जो जापान और बिजनी के साथ और जर्मनी के साथ कंपैरिजन दिखाया था, उन्होंने ये बोला है कि उन कंट्रियों ने बिल्कुल 1950s में एक मिरेकुलस राइज़ ज़रूर किया है, लेकिन जो कंपैरिजन है क्या वो वैलिड है इंडिया का उनके साथ या नहीं, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा जो उन्होंने बोला कि ये जो क्या ये जो रेप्लिकेट कर सकते हैं हम इनके एक्सपीरियंस को या नहीं, इंडिया जो है सिंपली चूज़ कर ले कि उनके उसको एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट कर ले, क्या ये होना चाहिए? तो उन्होंने कहा ये ऑब्वियस नहीं है क्योंकि अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो वही चीज़ उन्होंने बताई। सबसे पहले उन्होंने बोली है आउटपुट, डिमांड और लेबर की बात। जो आउटपुट है वो डिटरमाइन होती है बेसिकली एग्रीगेट डिमांड के साथ, और जो डिमांड है इट इज़ द डिमांड फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, बेसिकली यहाँ से डिमांड है। और कोई डिमांड जो है लेबर इंडिपेंडेंट, देयर इज नो डिमांड फॉर लेबर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर गुड्स, ठीक है ना। ऐसी कि डिमांड फॉर गुड्स जो है वो लेबर से इंडिपेंडेंट हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे-जैसे गुड्स की डिमांड होगी उसी तरह से लेबर की डिमांड भी उसी पे डिपेंड करती है। तो ऑफर बाय वर्कर्स टू वर्क लॉन्गर आवर्स विल नॉट एंश्योर दैट दे विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट सो लॉन्ग एज फर्म्स आर अनविलिंग टू हायर देम। ज़ाहिर-सी बात है, जब तक फर्म्स ही नहीं चाहेंगी उनको हायर करें तो आप कैसे एंश्योर कर पाएँगे कि जो वर्कर्स हैं वो आप उनसे ज़्यादा काम कराना चाहते हैं लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं पा रहा। अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए आप, पहले उनको तो आप वर्क दिला दीजिए उसके बाद आप बात कीजिए ज़्यादा वर्किंग आवर्स की। तो ऑथर ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ऑथर ने यहाँ पे ये भी बोली है कि उम, यस when there is unemployment to exhort workers to work longer hours is somewhat irrelevant even when it is not meant to be callous। तो ये यहाँ पे जो ये कॉन्टेक्स्ट बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, उसके बाद आप वर्कर्स से कर रहे हैं कि वो लॉन्गर आवर्स वर्क करें, तो ये एक तरह से इररिलेवेंट आप सिचुएशन की बात कर रहे हैं। पहले वर्क होना चाहिए सबके पास तब आप उसकी बात कर सकते हैं। और जो ये इकोनॉमीज़ हैं बेसिकली जापान और जर्मनी, तो वो पल्वराइज़्ड हुई थी रिलेंटलेस बॉम्बिंग ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, वहाँ पे सिचुएशन ये थी। और दे हैड आल्सो एक्सपीरियंस्ड डिक्लाइन इन देयर वर्कफोर्स ड्यू टू ग्रेटर मोर्टेलिटी, जिसके चलते उनकी जो वर्कफोर्स थी वो कम हुई थी। तो वहाँ पे ऑटोमैटिकली जो लेबर की डिमांड थी वो बढ़ गई। और जब रिबिल्डिंग करने की बात है इन इकोनॉमी को, तो डिमांड जो लेबर की थी वो एब्नॉर्मली हाई थी उस टाइम पे। तो हाई थी तो वो लेबर्स वाले वहाँ पे, तो जो लेबर है या जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो तो ज़्यादा घंटे काम करना कर ही लेंगे, ठीक है ना? द वेरी हाई वर्किंग आवर्स क्लॉक्ड इन पोस्ट वॉर इकोनॉमी जो द मिड 20 सुई जनरल, और वो जो ये हाई वर्किंग आवर्स वाली सिचुएशन थी पोस्ट वॉर के दौरान इन कंट्रीज में, वो सुई जनरस थी, मतलब अपने आप जनरेट हुई थी, वो कोई उसको जनरेट नहीं किया गया था। जो तीसरा एग्जांपल यहाँ पे उसने कहा कि साउथ कोरिया का यहाँ पे केस लिया है। हालाँकि साउथ कोरिया जो है वो मिस्टर नारायण मूर्ति ने अपनी उसमें मेंशन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा है ये भी ऐसी इकोनॉमी है जो लगभग उसी पीरियड में जो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स इसमें भी देखने को मिले थे साउथ कोरिया में भी। तो उसमें भी कंडीशन लगभग-लगभग जर्मनी, जापान जैसी सिमिलर फीचर्स थे। एक तो ये वो भी रिकवरी कर रहा था एक वार से, हालाँकि वो अलग वार थी, लेकिन वार से रिकवर कर रहा था। दूसरा इसका जो रिसर्जेंस था वो सपोर्ट हुआ था कंसिडरेबल फॉरेन और एड से जो रिसीव हुई थी उसे बेसिकली यूएस से, जैसे कि जापान और जर्मनी के केस में हुआ था, ठीक है ना? जिनका वो अलाई था। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी था इन फाइनेंस और
के अलावा वो क्या था, वो जो इन तीनों कंट्रीज में कॉमन है, जर्मनी, जापान और उसमें साउथ कोरिया में, वो है स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक एलिमेंट दैट इज लाइकली टू हैव accompanied देयर पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। जो एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक एलिमेंट था, वो भी कहीं ना कहीं तीसरी चीज थी जिन्होंने इस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन में जो है लेके चले थे साथ में। ठीक है। और जो केस है हाई वर्किंग आवर्स का जर्मनी और ईस्ट एशिया में, ये जो लास्ट सेंचुरी के मिडिल की बात कर रहे हैं हम, ये बेसिकली बैक हुआ था पब्लिक फंडिंग के द्वारा और कोर्जन के द्वारा। और ये एक एक्सपीरियंस, इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस हेल्पफुल टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट इन इंडिया। जो प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में, उसको अंडरस्टैंड करने में कोई हेल्प नहीं देगा, क्योंकि वहां पे पब्लिक फंडिंग थी, कोर्शन था, उसकी वजह से वो वर्किंग आवर्स वहां पे हुए थे। और इंडिया में अगर आप देखें तो एक मार्केट इकोनॉमी है, जहाँ पे फर्म्स जो है वो किससे ड्राइव हो रही है, बेसिकली प्रॉफिट और कोर्सन से जो है ड्राइव हो रही है वहां पे। ठीक है ना। इज रूल्ड आउट, वहां पे आप जो है जो कोर्सन है उसको रूल आउट करेंगे, जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते। और प्रॉफिट मेकिंग उस पे जो है बेसिकली जो फर्म्स और कंपनीज है वो काम करती हैं। तो पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड किया था डिमांड और ग्रेटर आउटपुट को पहले स्टेज में, वो चीज यहाँ पे अभी नहीं है। उन तीनों कंट्रीज में वो चीज थी, पोस्ट वार के बाद रिकंस्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से एक डिमांड जो है क्रिएट हुई ग्रेटर आउटपुट के लिए, जिसकी वजह से लेबर में भी राइज देखने को मिला, और उसके बाद हाई वर्किंग आवर्स भी देखने को मिले। फिर इंडिया के लिए क्या बोला है, तो दो स्ट्रेटेजीज इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे की जा सकती है, ये सजेशन दिया है। पहला ऑथर ने जो बोला वो है कि ग्लोबल मार्केट को यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड डिमांड को यूज कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। सबसे पहला तो ये सजेशन दिया है कि to have not brought its workers on a par with the rest has prevented India from using the world market to grow। और वर्ल्ड मार्केट पे जब तक आप ग्रो नहीं कर सकते, जब तक आप जो आपके खुद के वर्कर्स हैं उनको एट ए इक्वल लेवल पे नहीं ले आएंगे। जब आप उनको इक्वल लेवल पे हैं, तब आप वर्ल्ड मार्केट में ग्रो करने की बात सोच सकते हैं। दूसरा जो रूट बताया ग्रेटर आउटपुट के लिए, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो बताया है कि डोमेस्टिक मार्केट को जो है आप एक्सपेंड कीजिए, जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। फिर उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि अगर जो फूड, जैसे कि इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो फूड और नॉन एग्रीकल्चर गुड्स को, सर्विसेज को अलग अलग कैटेगराइज करती है। तो अगर आप फूड को जो है जो लो कॉस्ट पे आप प्रोड्यूस करने लगेंगे, तो जो रियल इनकम है मेजोरिटी ऑफ इंडियन हाउस होल्ड की, वो बढ़ेगी। बढ़ेगी तो जो एक्स्ट्रा इनकम जो उनकी बचती है इससे फूड के खर्च करने के बाद, वो उसको कहीं और जो है एक्सपेंड करेंगे, जिससे जो है एग्रीगेट डिमांड जो है वो जनरेट होगी, एक नई डिमांड जनरेट होगी और वो बढ़ेगी भी। और ये जो आउटपुट है इट विल ऑल्सो ग्रो एंड इन टर्न एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी विद और विदाउट द लॉन्गर आवर्स इन क्वेश्चन। बिना लंबे आवर्स के भी जो है डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। ये सजेशन दिया है। फिर फाइनली उन्होंने ये बोला कंक्लूजन में कि जो जो 70 आवर्स अ वीक है, ये उनके लिए तो हो सकता है जो फॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे स्पेसिफाइड वर्क आवर्स है, मिनिमम वेज स्टिपुलेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन एथनोग्राफिक स्टडी अगर इंडिया की देखें, तो इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो दिखाता है कि इन सम ऑफ इट्स सेगमेंट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आर ऑलरेडी लेबरिंग दिस लॉन्ग एट ए वेरी लो वेजेस। वहाँ पे तो ऑलरेडी जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इससे ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना? और बहुत कम वेज पे वो काम कर रहे हैं, विदाउट उनको कोई ऐसी सोशल प्रोटेक्शन भी अवेलेबल नहीं है। तो चैलेंज ये है कि एक्टिवेट करें द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ टू एंश्योर एक्सेप्टेबल वर्किंग कंडीशंस दैट एनकम्पास फ्यूअर आवर्स। आपको तो ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी जहाँ पे एक्सेप्टेबल वर्किंग कंडीशंस बनाना है आपको, और एंश्योर किया जाए कि उनको कम घंटे काम करना पड़े, जितना वो अभी लो वेजेस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा घंटे उनसे काम कराया जा रहा है। उनको हायर वेजेस मिलने चाहिए और मोर इक्विपमेंट देने चाहिए, ताकि उनका जो फिजिकल बर्डन है लेबर का वो घटे। तो ये सब करने की जरूरत है। बेसिकली आपके पास इतना बना इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको पहले आप सुधारिए, उसमें जो चीजें नहीं है उनको चीज कीजिए, उसने सजेस्ट किया है। नेक्स्ट इज अ फैक्ट चेक यूनिट दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया था, जिसके द्वारा एक सेटअप किया गया था फैक्ट चेक यूनिट with the intent of checking across all media platforms the authenticity of information related to government of Tamil Nadu। जो भी तमिलनाडु से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए एक तरह से बेसिकली फैक्ट चेक यूनिट जो है एस्टेब्लिश करने की बात की थी। तो यहाँ पे उसको ऑथर ने जो है वायलेटिव बताया सेवरल फंडामेंटल राइट्स के लिए भी, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, वेग बताया और आर्बिट्रेरी बताया। कैसे बताया ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो स्कोप का उसने बताया। ऑथर ने बोला है कि जो फैक्ट चेक यूनिट है, इट विल चेक द वेरिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द अनाउंसमेंट, पॉलिसीज, स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो पहला तो ये काम क्या करे, फीचर्स क्या क्या है इसकी, ये पहला बताया। दूसरा, इसको पावर दी गई है कि ये खुद से सुओमोटो कॉग्निजेंस ले सकता है सोशल मीडिया पोस्ट की, आर्टिकल्स की, जिनको फैक्ट चेकिंग की जरूरत है। ठीक है ना। ये उनको पावर्स दी गई हैं। वायलेटिव कैसे है, तो यहाँ पे मानचे रीजन ऑथर ने बताया कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो कुछ सेटल्ड जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उनको वायलेट करता है। पहली बात तो एक चिलिंग इफेक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे। तो ये आपको सबको ही पता होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ है, आर्टिकल 19(1)(a) में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है ना।
फिर दूसरा हमें ये पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन है ये फंडामेंटल राइट का, जो आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्ट में, वो रेस्ट्रिक्ट होता है अंडर आर्टिकल 19(2), ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इनके आधार पे जो है आप कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन। और ऑथर ने बोला कि ये रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल आर्टिकल 19(2) में, वो सिर्फ कब लगाया जा सकता है? बाय वे ऑफ ए लॉ। आप एक लॉ ला के ही, जो कि लेजिस्लेशन उस लॉ को पास करेगी स्टेट की, आप उसके थ्रू जो है आप रेस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, ना कि कोई गवर्नमेंट ऑर्डर। तो ये एक बिल्कुल सेटल्ड है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर, इट कैन नॉट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके थ्रू आप जो है, जस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू आप जो है ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एक लॉ पास करना पड़ेगा, जो लेजिस्लेशन स्टेट की लेजिस्लेचर उसको पास करेगी। तो सबसे 2 चीजें इंपॉर्टेंट। तीसरी बात उसने बोली है, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, जो अंडर आर्टिकल 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस है, उसमें कहीं भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे जो रेस्ट्रिक्शन है, उसमें कहीं भी पब्लिक इंटरेस्ट को जो है मेंशन नहीं किया गया है। पब्लिक ऑर्डर जरूर मेंशन है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट नहीं मेंशन्ड है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये। चौथा उसने बोला है कि जो फ्रेज है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया आपने गवर्नमेंट ऑर्डर में। तो यानी कि जाहिर सी बात है, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाता है, उसको वेग बनाता है और आर्बिट्रेरी बनाता है। क्योंकि आप आर्बिट्रेरली किसी भी इन्फॉर्मेशन को तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये रिलेटेड है तमिलनाडु गवर्नमेंट से, ठीक है ना? अगर कोई क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है इकोनॉमिस्ट, कोई ओपिनियन ऑथर कर रहा है अपनी, उसको भी आप जो है सोशल पॉलिसी के अगेंस्ट, तो उसको भी आप जो है या इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल है कोई जर्नलिस्ट का, तो वो उसको भी आप जो फैक्ट चेक यूनिट के अंडर लेंस में डाल सकते हैं इसको तो। तो ये जो एम्बिग्यूटी है, इट विल हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन। ये 5वां ऑथर ने यहाँ पे रीज़न बताया है। तो ये जो है इफेक्टिवली क्या करेगा? बेसिकली चोक कर देगा, जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है पब्लिक पे जा रहा है, उसको चोक कर देगा। ये 5वां ऑथर ने यहाँ पे रीज़न बताया, जिसकी वजह से उसने इसको आर्बिट्रेरी और वेग बताया है। और ये ज़ाहिर-सी बात है, ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है ये प्रिंसिपल, जो आप चॉक कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के फ्लो को। फिर जो गवर्नमेंट ऑर्डर जो है ये, उसमें और इल्लीगैलिटीज़ भी हैं। जैसे जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑर्डर की, वो प्रोवाइड नहीं करती अपॉर्च्युनिटी ऑफ हियरिंग टू द ऑथर ऑफ द पोस्ट, जिसने वो पोस्ट ऑथर है उस पोस्ट का, उसको अपॉर्च्युनिटी दी नहीं जा रही ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये एक तरह से नेचुरल जस्टिस का वायलेशन एक तरह से हो गया, ठीक? छठा ये बताया, फिर जो गवर्नमेंट है, इट बिकम द जज, जूरी एंड एग्जीक्यूटर। जज भी गवर्नमेंट है इसमें, जूरी भी गवर्नमेंट है, और एग्जीक्यूशनर जो है वो भी इसमें गवर्नमेंट है, जो चेक करेगी ऑथेंटिसिटी कैसी किसी भी इंफॉर्मेशन की, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें तीनों चीजें वही है। तो इसी चीज के चलते उन्होंने इसको वेग और आर्बिट्रेरी जो है वो बताया है बेसिकली, ठीक है? ए चैलेंज दैट ओल्ड डेमोक्रेसी फॉल्स। और ऑथर ने यहाँ पे ये भी बोला है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ तमिलनाडु गवर्नमेंट ही फेस कर रही है जो ये मिस इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन है, ये तो सबकी हर डेमोक्रेसी फेस कर रही है आजकल। जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था इस गवर्नमेंट ऑर्डर का, वो ये बोल रहा था कि सोशल मीडिया का जो इमरजेंस है, वो रिलेटेड इश्यूज हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज के, हेट स्पीच के, उन्होंने नेसेसिटेट किया है क्रिएशन ऑफ फैक्ट चेक यूनिट। तो ये उतने बोले पार्टली ट्रू है, क्योंकि हेट स्पीच जो है उसका कोई डायरेक्ट नेक्सस है नहीं इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ, जो बेसिकली फोकस है इस फैक्ट चेक यूनिट का। तो वो एक तरह से पार्टली ट्रू है। आप मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज की आड़ में हेट स्पीच को भी आप उसमें ले आए हैं, ठीक है ना? फिर उतने बोले गवर्नमेंट ऑर्डर जो इशू किया है गवर्नमेंट के द्वारा, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू कब द मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज। ये सॉल्यूशन नहीं है। बेसिकली सॉल्यूशन क्या बताया उतने बोला कि आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए थी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग पब्लिक एंड इंटरमीडिएट, उनके साथ आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए थी, और तब आपको कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए था। और ये जो मेजर्स हैं, इनको चाहिए कि आपको, इवन ओथन यहाँ पे एग्जांपल, जैसे यूरोपियन कमीशन ने जब कोड ऑफ प्रैक्टिस और डिसइन्फॉर्मेशन रिलीज किया था 26 सितंबर को, तो उन्होंने भी ब्रॉड कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉलो किया था, उसके बाद ये किया था। और ये जो मेजर्स हैं, ये इंक्लूड करते हैं बेसिकली सपोर्ट फॉर एन इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ फैक्ट चेकर्स। आपको इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाना चाहिए फैक्ट चेकर्स का, और प्रमोट करना चाहिए मीडिया लिटरेसी को। और ऐसा कोई मैजिक बैंड है नहीं, उन्होंने ये बोला है, ये भी बोला है कि कोई मैजिक बैंड नहीं है जिससे आप मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कंट्रोल करिए, लेकिन एक स्टेट रन फैक्ट चेक यूनिट है, वो जो है सोसाइटी को और ज्यादा हार्म पहुंचाएगा, जो आप एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं उसके बजाय, ठीक है? आगे देखते हैं, और रिन्यूड फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो बेसिकली टेक्नोलॉजी का, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और एडवांस नई आज इनोवेटिव जो एक एक टेक्नोलॉजी आती है, उसका डिफेंस में बेसिकली जो मिलिट्री और उस पर्पज, डिफेंस पर्पज के लिए उसका यूज हो रहा है, उसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो कि एक यूफेमिज्म बताया जाता है फॉर कैपेबिलिटी दैट रिलाई ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी, एआई, अनमेन्ड सिस्टम एंड एडवांस कंप्यूटिंग।
ये आजकल वॉग में है, बहुत सारी मिलिट्री इनका यूज़ कर रही हैं। तो ओथा ने यहीं पे बोला है कि लेकिन जो इनके वेल इंटेंशन्ड एफर्ट्स हैं ये बेसिकली, जो मिनिस्ट्री और सर्विसेज़ है उनको ज़रूरत है कि वो सोचें कि मोर क्रिएटिवली उनको जो है उनकी अप्रोच जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के प्रति जो यूज़ अपन की अप्रोच है उसको ज़्यादा अच्छे से सोचने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। मिलिट्री मस्ट बी कॉग्निजेंट दैट टेक्नोलॉजी नॉट ए सिल्वर बुलेट, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी सिल्वर बुलेट नहीं है, ये सभी जानते हैं हम। और इट शुड नॉट बी इमेजिन्ड एज़ ए प्लग एंड प्ले, और ना ही उसको प्लग एंड प्ले वाली तरह से यूज़ करना चाहिए, आपने लगाया आपका काम हो गया। रेडिली एडजस्टेड टू एक्जिस्टिंग प्रैक्टिसेज़, क्योंकि ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इनको, जो एक्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उनके साथ में, ठीक है ना? पूरी तरह से उनका पोटेंशियल जो है वो रियलाइज़ करना पड़ेगा। इफेक्टिवली इंटीग्रेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायर द मिलिट्री टू वर्क मोर क्लोज़ली विद सिविलियंस देन एवर बिफोर, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको इंटीग्रेट करना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को मिलिट्री के साथ में, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा जो सिविलियंस है उनके साथ आपको ज़्यादा एंगेज रहना पड़ेगा। उनके साथ ज़्यादा डीपली और क्लोज़ली आपको काम करना पड़ेगा। इसमें एग्ज़ाम्पल भी होते हैं ना कि इंटर-मिलिट्री का फोकस जो है इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, वो नई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमने 1990 से जो है फर्स्ट ड्रोन प्लेटफ़ॉर्म हमने इंडक्ट कर लिया था। उसके बाद 2000 में भी जो है हमने जो है प्रोक्यूरमेंट्स किए हैं। उसके बाद जो साइबर थ्रेट है उसको रिकॉग्नाइज़ किया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी हमने मिलिट्री कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए लगाए गए हैं। नेवी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी हमने लगाई 2013 में। जीसैट 7A जो है इंडियन एयर फोर्स के लिए 2018 में लगाया। फिर हमने डिफेंस साइबर एजेंसी और डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है वो एस्टेब्लिश की, ताकि ये जो नए डोमेन से थ्रेट आ रही है उनको एड्रेस किया जाए। लेकिन ये जो सारे हैं ये सारे वेलकम डेवलपमेंट ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो कि करने की ज़रूरत है। अभी भी जो शॉर्टकमिंग्स हैं मिलिट्री के अप्रोच में इस डोमेन में, उनको जो है एड्रेस करने की अभी भी ज़रूरत है। चेंज इन अप्रोच की बात की ऑथर ने कि वो चेंज करना चाहिए अप्रोच में, क्यों? ऑथर ने यहाँ पे जॉइंटनेस की बात करी है, जिस जॉइंटनेस मतलब इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द 3 सर्विसेज़, तीनों सर्विसेज़ के बीच जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसका जॉइंटनेस है उसको दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी भी जो प्रॉब्लमैटिक दिखती है। जो स्ट्रैटेजिक यूनिट है उसको वेट करना पड़ता है बेसिकली। फिर ऑथर ने बोला है कि नीड टू रिविजिट एक्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिस, जो एक्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस उसकी उसको आपको रिविजिट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑथर ने बोला कि दोनों ही सिविलियन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी और जो मिलिट्री नीड्स हैं, उनको जो है ज़्यादा ओपन बनाने की ज़रूरत है। शेयरिंग डाटा करने में ओपन रहें वो, और ज़ाहिर-सी बात है जो प्रॉमिस है एआई का उसको फुल्ली रियलाइज़ करने के लिए आपको अगर करना है तो शेयरिंग ऑफ डाटा को आपको ओपन करना पड़ेगा। और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें एडिकेट सेफगार्ड्स होंगे जो सिविलियंस को अलाउ करेगा टू वर्क अलोंगसाइड द मिलिट्री टू ओवरकम सच कंसर्न, ये जो भी कंसर्न है उन सबके साथ में वो एक साथ काम कर सकते हैं, ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिर मिनिस्ट्री को जो है ज़्यादा ओपन रहना पड़ेगा ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और क्वालिफाइड पर्सनल आप उसमें लेके आओ, और जो अगर ज़रूरत पड़े तो प्राइवेट सेक्टर या वाइडर इंडस्ट्री से भी आप उनको प्रोफेशनल्स को आप ले सकते हैं। तो मिलिट्री मस्ट क्रिएट पाथवेज नॉट जस्ट फॉर इट्स ओन ऑफिसर्स बट आल्सो टू अलाउ सिविलियंस टू वर्क अलोंगसाइड देम एज़ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, उनके लिए भी काम करना है आपको, सिविलियंस को भी अलाउ किया जाए कि वो आपके साथ काम कर सकें। तो ये जो प्रॉमिस है आपका, ये विज़न जो आपने बनाया है उसको अगर आपको अचीव करना है, रियलाइज़ करना है, तो आपको ज़रूरी-सी बात है आपको ग्रेटर विलिंगनेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एंगेज करना पड़ेगा टैलेंट के साथ दैट रेसिड्स आउटसाइड एक्जिस्टिंग डिफेंस में, जो बिल्कुल अभी जो प्रेज़ेंट डिफेंस और उनसे बाहर भी अगर कोई टैलेंट है तो उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इनकॉर्पोरेट करना चाहिए बेसिकली। डाटा पॉइंट में आज छत्तीसगढ़ को लिया गया है और सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स पे कंपेयर किया गया है। हालाँकि छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस हो चुके हैं, नवंबर 7 और 17 में 2 फेज़ में इलेक्शंस हुए थे। सोशल इंडिकेटर में छत्तीसगढ़ ने इम्प्रूवमेंट दिखाया है, मोस्ट मेजर्स में इम्प्रूवमेंट दिखाया है रिसेंट ईयर्स में, लेकिन इम्प्रूवमेंट के बावजूद भी जो स्टेट है वो बॉटम हाफ में ही रैंकिंग्स में दिखाई देता है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो रिलेटिवली पुअर है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन जो है वो मार्जिनल है। स्टेट ने मैनेज किया है टॉप हाफ में आने के लिए एजुकेशन रिलेटेड पैरामीटर्स में, तो यही सब कुछ दिखाया। इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 44.3 है 2019-21 में, और जो रैंक थी स्टेट की वो 28 थी आउट ऑफ 30। जो टॉप परफॉर्मेंस वो केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल रहे। रैंकिंग जो है इंप्रूव हुई थी वन स्पॉट 2019-21 में कंपेयर टू 2015-16, जहाँ पे वो 29वें नंबर पे थी, अब 28वें नंबर पे है। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग जो इम्प्रूव हुई 6 ऑफ द 8 पैरामीटर्स एनालाइज्ड, 8 में से 6 पैरामीटर पे जो इम्प्रूवमेंट हुई और 1 में डिक्लाइन हुई है और 1 में जो है अनचेंज रही है। तो 8 पैरामीटर्स पे बेसिकली ये उन्होंने चेक किया, कंपेयर किया, उसमें से 6 में इम्प्रूवमेंट है, 1 में डिक्लाइन है और 1 में जो है सेम रही है। शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है यूज्ड एंड इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी, वो स्टेट की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है 12 स्पोर्ट्स से, और जो शेयर है वेस्टेड चिल्ड्रन का लो वेट फॉर हाइट के लिए वो भी इम्प्रूव है 7 स्पोर्ट्स से 2015-16 के मुकाबले 2019-21
इसमें, तो ये आपको याद रखनी है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। कंपैरिजन अगर देखते हैं डाटा 2005-6 के मुकाबले, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है मोस्ट सोशल इंडिकेटर्स में। ऑल इंडिकेटर जो स्टेट में रैंकिंग है वो 20 और वर्स है इन द 28 स्टेट्स एनालाइज की गई थी उस पीरियड में जब वो, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का डाटा जो है इग्नोर किया गया था, तो और इसी इम्प्रूवमेंट के बावजूद भी स्टेट जो है रैंक लोअर रही है अदर के मुकाबले, मैनी इंडिकेटर्स में उसकी जो रैंक है वो लोअर है। जैसे क्लोज टू 69.3% जो फीमेल पॉपुलेशन है 6 ईयर्स एंड अबव, वो हैव एवर अटेंडेड स्कूल्स। छत्तीसगढ़ की इसमें रैंक आपको 23 दिखने को मिली 30 में से। और जो टीनेज मैरिज है वो जरूर ड्रास्टिकली कम हुई है, एक्सेप्ट फॉर द शेयर ऑफ हाउस होल्ड विद हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। द स्टेट की रैंक जहाँ पे बेसिकली क्या है, सेकंड है। बाकी अदर सोशल इंडिकेटर्स में बॉटम हाफ में ही दिखाई देती है, वो एटलीस्ट नॉट अमंग द टॉप 10 स्टेट्स में उसकी रैंकिंग नहीं है स्टेट की। छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं लैग करती है, जिससे बेसिकली इसका सोशल डेवलपमेंट जो इसको फ्यूल कर पाए, तो क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं है तो सोशल डेवलपमेंट को भी इससे एक तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं मिल पाई है। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें करंट प्राइसेस पे 2021-22 में, तो वहाँ पे जो स्टेट है उसकी रैंक है 23 आउट ऑफ 29 स्टेट। 60% ऑफ द पॉपुलेशन के आसपास जो है वो लोएस्ट टू वेल्थ क्वांटाइल्स में आती है 2020 में। फिफ्थ हाईएस्ट शेयर जो है अमंग द स्टेट्स एनालाइज का ये देखने को मिला छत्तीसगढ़ का। और केवल 5.5% जो वर्कफोर्स है वो एम्प्लॉयमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो 25th है इंडिया में, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो जीवीए में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 12.6% ऑफ द टोटल जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है। स्टेट की परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है एजुकेशनल पैरामीटर्स में, टॉप हाफ में आती है रैंकिंग में अगर हम एनरोलमेंट रेट्स देखें अक्रॉस वेरियस स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन में। वहीं पे जो एनवायरमेंट रिलेटेड पैरामीटर्स है वहाँ पे स्टेट ने जो है मिक्स्ड प्रोग्रेस दिखाई है। एनवायरमेंटल रिलेटेड पैरामीटर्स में मिक्स्ड प्रोग्रेस देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ जनरेट करता है एन एवरेज 8.56 मीट्रिक टन ऑफ हजार्डस वेस्ट पर 1000 पीपल इन 2018, और रैंक जो है वो 20 आउट ऑफ 28। और जो अगर प्लास्टिक वेट्स की बात वेस्ट करें तो जो जनरेट किया है 0.21 टन ऑफ प्लास्टिक वेट्स पर 1000 पीपल इन 2018-19, और फिफ्थ लोएस्ट है इंडिया में ये वेस्ट जनरेशन में। तो रैंक जो है वो क्योंकि पुअर रैंकिंग रही है सोशल मेजर्स में भी डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है ना, और बेटर रैंकिंग एजुकेशन पैरामीटर्स के बावजूद भी जो स्टेट की जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 24th रैंक है आउट ऑफ 30 स्टेट्स इन 2021 एचडीआई, ठीक है। तो दिस इज इट, ये डाटा आप चाहें तो एक बार नजर मार सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट इज द बांग्लादेश गारमेंट वर्कर्स अनरेस्ट। तो यहाँ पे आपको बता दें जो 4.4 मिलियन स्ट्रॉन्ग रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है, वहाँ पे जो बेसिकली वर्कर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो लीगली मैंडेटेड मिनिमम वेजेज हैं वो ट्रिपल कर दी जाएं, 3 गुना बढ़ा दिए जाएं, फ्रॉम 8,000 बांग्लादेश टका और अबाउट $72 टू 23,000 टका और $208। तो इतने बढ़ाने की जो है बेसिकली मांग कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो ये तो हमने बता दिया कि जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये फास्ट फैशन में, फास्ट फैशन मतलब रेडीमेड गारमेंट्स में, किसके बाद, चाइना पहले नंबर पे, उसके बाद बांग्लादेश आता है। जो बेसिकली 85% जो कंट्री का एक्सपोर्ट है, अर्निंग्स है, वो इसकी इसी से आती है, रेडीमेड गारमेंट वाले सेक्टर से, एक्सपोर्ट से। और बेसिकली कितना, $55 बिलियन 2022 में इसने इससे एक्सपोर्ट किया है। जो 4,000 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं ये रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की, वो लार्जली स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज वाली हैं, और मेनली रूरल वुमेन जो है इसमें एम्प्लॉयड है। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, ये भी और ये भी। 85% उनका जो कंट्री का एक्सपोर्ट अर्निंग्स है वो इसी से, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर से आते हैं। और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फास्ट फैशन यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स का, और 4,000 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बेसिकली, जो ज्यादातर मोस्टली इसमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में, और यहाँ पे रूरल वुमेन जो है ज्यादा एम्प्लॉयड है। गारमेंट वर्कर की यूनियन जो है उन्होंने रिजेक्ट किया था मोर देन 50% जो रेज था मिनिमम वेजेज में, जो प्रपोज किया था बेसिकली शेख हसीना की गवर्नमेंट ने, उसको पिछले महीने जो किया था, और उसको बोला था बहुत लिटल है और बहुत देर में आपने दिया है। और वो अभी भी अपनी डिमांड पे है कि नथिंग शॉर्ट ऑफ बीडीटी। बीडीटी क्या था, बांग्लादेश टका, मैंने अभी बताया था, 23,000 की जो उन्होंने डिमांड की है, 23,000 बांग्लादेश टका या $208 के इक्विवेलेंट जो है वो उसको दिया जाना चाहिए, जो प्रपोज किया था अप्रैल इस साल में, जब मिनिमम वेज जो नेगोशिएशन शुरू हुए थे, ठीक है ना। ट्रेबल की बात की है, 8,000 उनको अभी मिल रहे हैं, मिनिमम वेज है वहाँ पे, उसकी बात की थी। तो रिलेशनशिप क्या है आरएमजी सेक्टर कार्बन एमिशन की, ये भी देख लें। तो फैशन इंडस्ट्री जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल एनीवेयर बिटवीन 2 to 8% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये यूनाइटेड नेशन यूनेप की रिपोर्ट है, उसमें ये बताया कि 2 से 8% तक जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन वो रेस्पॉन्सिबल किससे आती है, वो जो बेसिकली ये जो फैशन इंडस्ट्री है वहां से आती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस के लिए, ठीक है ना।
और काफ़ी सारे बैरियर्स भी हैं यहाँ पे जो टेक्सटाइल और ये रेडीमेड गारमेंट की मैन्युफैक्चर जो फेस करते हैं उनमें से हैं इन्वेस्टिंग इन एनर्जी एफिशिएंसी में जब वो इन्वेस्ट करें तो उससे कई सारे बैरियर्स आते हैं जैसे कि इनएडिकेट फाइनेंशियल इंसेंटिव है वहाँ पे, लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज है और लैक ऑफ एनेबलिंग एनवायरनमेंट है जिनकी वजह से वो एनर्जी एफिशिएंट सी की तरफ स्विच नहीं कर पाते हैं और एमिशंस होते हैं। और फिर आपको ये भी याद रखना है बांग्लादेश है मैक्सिमम नंबर ऑफ यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड एलएनजी फैक्ट्रीज ग्लोबली। ग्लोबली सबसे ज़्यादा जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं वो कहाँ पे, वो भी बांग्लादेश में ही हैं। 202 फैसिलिटीज ये जो 4000 हमने बताई उनमें से वो ये सर्टिफाइड हैं ग्लोबली यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन बहुत कम है, उसके लिए अभी भी बहुत लंबी लड़ाई पड़ी है जिसके लिए आपको अभी भी करनी पड़ेगी बाकी, क्योंकि 4000 में से केवल 202 फैसिलिटीज ही एक तरह से सर्टिफाइड है। जो प्राइम मिनिस्टर है करंट उनके लिए क्या क्या चैलेंज रहने वाले हैं, तो उनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इट विल हिंज ऑन हाउ डेफ्टली शी हैंडल द वर्कर्स ग्रीवांस है, किस तरीके से वो कितने अच्छे तरीके से जो है इस वर्कर की जो ग्रीवांस है ये उसको हैंडल कर पाती हैं, जो डिमांड है डोमेस्टिक आरएमजी सेक्टर उसको कैसे हैंडल कर पाती हैं, और उनको ये भी इंश्योर करना है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो डिलीवर करें ऑन देयर प्रोमिस ऑन प्रोक्यूरमेंट प्रैक्टिसेज। उनके लिए जो तीनों बेसिकली चैलेंज रहने वाले हैं जिनको जो एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो इलेक्शन है उनके लिए तीनों चैलेंज जो है बहुत ज्यादा वो रहने वाले हैं, ठीक है। हाउ फ्री कैंसर केयर अलोन वोंट हेल्प द फाइट अगेंस्ट कैंसर इन इंडिया। तो जो बेसिकली बर्डन है कैंसर की प्लस एन अंडर फंडेड पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो हमारा है इट फोर्सेस पीपल टू एक्सेस केयर इन द प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ कंट्री। तो अगर आप देखें तो कैंसर जो है ऑलरेडी जो है थर्ड लीडिंग कोज है डेथ का इंडिया में, और जो मनी स्पेंड करते हैं पेशेंट ऑन एलमेंट ये हाईएस्ट है किसके लिए, कैंसर के लिए। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर जो गवर्नमेंट है वो फ्री कैंसर केयर प्रोवाइड करता है, लेकिन जो कॉस्ट हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं वो डिवास्टेटिंग कॉस्ट बेसिकली कहाँ से आती हैं, वो एक तो प्राइवेट सेक्टर से आती हैं और जो आउट ऑफ पॉकेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उनसे। तो डायरेक्ट मेडिकल ओपी आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर वंस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो वो इंक्लूड होता है उसमें क्या क्या, डॉक्टर की कंसल्टेशन फी, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और मेडिकल टेस्ट। वहीं पे जो डायरेक्ट नॉन मेडिकल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसमें क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन और फूड फॉर पीपल ट्रेवलिंग टू लार्जर सिटीज फॉर ट्रीटमेंट। तो दो चीजें जो फिर जो इनडायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो अकाउंट्स करते हैं बेसिकली लॉस ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स और इनकम, जो लॉस होता है वो इनडायरेक्ट उसमें आ जाते हैं। तो ये दोनों मेंशन कर दिए हमने, डायरेक्ट क्या है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और जो इनडायरेक्ट है वो क्या क्या है, ठीक है ना। फॉल आउट को वर्स क्यों बना देते हैं, क्योंकि जो डिले होता है बेसिकली अगर आप देखें कि जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे आप देखेंगे बहुत बहुत लंबे समय तक जो आपको वेटिंग करना पड़ेगा, कई कई महीने में जाके आपको एमआरआई का या जो डायग्नोस्टिक है उसका ट्रीटमेंट का जो है नंबर आता है। तो जो डिले है वो अलाउ करते हैं बेसिकली डिजीज को वर्सन करने में, और दे हैपन इफ पेशेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू गेट एन अर्ली डेट फॉर ट्रीटमेंट इन ओवरबर्डन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो ऑलरेडी ओवरबर्डन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको स्ट्रगल करना पड़ता है और जल्दी डेट लेने के लिए ट्रीटमेंट शुरू होने के लिए। Compared to the general population, जो people हैं with cancer, they are at 7 times greater risk of unemployment within 5 years after diagnosis। 5 साल के भीतर भीतर डायग्नोसिस के बाद कंपेयर टू ये देखा गया कि वो ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के रिस्क पे आ जाते हैं कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। तो ऑलरेडी ही बर्डन है जॉब का, तो उसके बाद जो है जो कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन है ये जो शहर है जहाँ पे लोग बेसिकली ट्रीटमेंट करते हैं वो उनको बढ़ा देते हैं समस्याओं को। फिर गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती हैं, तो दूसरा मनी बोरो करके है बेसिकली मनी या असेट्स को बेच के जो है वो बेसिकली इलाज कराते हैं। ये कॉमन स्ट्रेटजी है जो डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्ट कर रही है जो रूरल एरियाज के लोग हैं उन लोगों को, ठीक है ना। लेकिन उनको बर्डन यही झेलना पड़ रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो मोस्ट ऑब्वियस जो सॉल्यूशन है ये पोस्ट कैंसर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि आप पब्लिकली फंडेड कैंसर केयर सेंटर जो ओपन कीजिए हर नूक एंड कॉर्नर पे इंडिया के, आप उसको बोलिए। उसने भी बोला है कि ये ऐसा नहीं है कि आज बोला और कल तैयार हो जाएगा, अनरियलिस्टिक जरूर साउंड होता है और डिकेड्स लग सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। तब तक ये है कि जो जब तक ये कैंसर केयर जो सेंटर्स हैं वो नहीं होते तब तक जो है आपको जैसे आप डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए केयर दे रहे हैं, आप उनके एक्सेस कैंसर के एक्सेस के लिए भी आपको ये बनाना है। जब तक आप नहीं करते तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा क्या, कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए जो भी सफर कर रहे हैं या जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली या जो फैमिलीज हैं उनकी वो सफर करनी है उनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट जो प्रोवाइड करें। और फ्री कैंसर केयर अलोन वोंट सेव आवर पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, जाहिर सी बात है अगर आप फ्री कैंसर केयर दे दें खाली यही तो नहीं है कि आप पॉवर्टी से बचा लेंगे, लेकिन हाँ ये एक हेल्प जरूर हो सकती है कि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, ठीक है। आगे देखते हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी स्पोर्ट्स एलिक्सियर एंड लैंड्स एंड इंडियन इक्वालिटी, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि स्टैटिस्टिकल काफी बार पूछी जाती हैं वर्ल्ड कप
जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उससे जो आई हैं, तो यहाँ पे कोहली जो है सबसे ज़्यादा रन बनाए उन्होंने 765, उसके बाद रोहित शर्मा 597, फिर डिकॉक, रविंद्र मिचेल। हाईएस्ट मैक्सवेल का स्कोर रहा है 201 नॉट आउट वर्सेस अफगानिस्तान था, मुंबई में हुआ था। बेस्ट स्ट्राइक रेट वो मैक्सवेल का ही है। मोस्ट 100 जो है डिकॉक की 4, मोस्ट सिक्सेज रोहित शर्मा 31। वहीं पे जो मोस्ट विकेट है वो शमी के हैं 24 विकेट 7 इनिंग्स में, ठीक है ना। और जो बेस्ट बॉलिंग है वो भी शमी की है। जो मोस्ट 5 फोर्स हैं वो भी शमी के हैं, 3 हैं। बेस्ट इकोनॉमी रेट बुमराह का है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी इन्होंने लिस्ट दिया। 1992 मार्टिन क्रोज थे न्यूजीलैंड के, 96 में जयसूर्या, फिर क्लूजनर, 1999 में, 2003 में सचिन तेंदुलकर, फिर 2007 में मैकग्राथ, फिर 2011 में युवराज सिंह, फिर स्टार्क 2015 में, विलियमसन 2019 में और 2023 में विराट कोहली। तो ये सारी स्टैटिस्टिक्स आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, चाहे याद कीजिए, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं और क्रिकेट से भी काफ़ी बार देखने को मिला है कि क्रिकेट से पूछा जाता है, ठीक है ना? तो ये ज़रूर देखिएगा। साइंस में आज कहा जाता है मीट द लेगलैंड्स प्रोग्राम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैथ प्रोजेक्ट, ये इन्होंने बेसिकली ज्वाइन करने की बात की थी। 1977 में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उन्होंने बेसिकली ये चाहते हैं कि जो 2 एरियाज़ हैं, ठीक है ना? प्रोग्राम के हार्ट पे ये है कि ये अटेम्प्ट करें फाइंड कनेक्शंस बिटवीन 2 फार फ्लंग एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर थ्योरी और हार्मोनिक एनालिसिस के बीच में जोड़ने की बात की है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आपको मिलेगी, आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर के बारे में बताया कि आयोनोस्फीयर जो बेसिकली 50 से 950 किलोमीटर अबव द अर्थ जो है वो सरफेस पे हमारा आयोनोस्फीयर होता है, स्ट्रेचिंग टू द वेरी एज ऑफ द स्पेस, और कहाँ तक, आगे तक फैला हुआ है। तो 50 से 950 किलोमीटर अबव सरफेस से आयोनोस्फीयर शुरू हो जाता है और कहाँ तक है, वो पूरे जहाँ तक कि हमारा स्पेस है वहाँ तक ये आयोनोस्फीयर चलता है। बेसिकली बाउंड्री फॉर्म करता है बिटवीन स्पेस एंड द लोअर एटमॉस्फेयर इनहैबिटेड बाय द पीपल। जो लोअर एटमॉस्फेयर है और जो स्पेस है उसके बीच की बाउंड्री बनाता है हमारा आयोनोस्फीयर, ठीक है ना। तो ये हमें बेसिकली रेडिएशन से बचाता है, जो हमारी गामा रेज है, सोलर फ्लेयर है, उनसे भी हमें ये बचाने का काम करता है, ठीक है ना। आयोनोस्फीयर के बारे में ये याद रखेंगे। सो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा डिस्कशन लगा है, और कुछ इंप्रूवमेंट है तो आप उसे भी सजेस्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आउटरीच बढ़ेगा। थैंक यू।